देखिए कक्षा 10वीं की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक जिसका नाम है एलिसाइक्लिक यौगिक। देखिए ये एलिसाइक्लिक यौगिक आप देख रहे हैं, किसको कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक, ये समझने की बात है। हम क्या कहते हैं, सवृंत श्रृंखला वाले वे यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों के समान होते हैं। देखिए एलिसाइक्लिक यौगिक एलिफैटिक यौगिकों के गुणों में समानता दर्शाते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक या संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन को साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साइक्लोएल्केन भी कहते हैं। चक्र में उपस्थित परमाणुओं के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समचक्रीय यौगिक। क्या? समचक्रीय यौगिक। देखिए ध्यान से समझिए बात को। इनमें संवरण श्रृंखला कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। इनमें संवरण श्रृंखला सैवरत गोलाई वाली चक्रीय श्रृंखला कार्बन परमाणुओं से मिलकर बनी हुई होती है। केवल कार्बन होते हैं तो समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। कोई कार्बन की जगह अन्य तत्व हो तो विषम चक्रीय हो जाएंगे। अब देखिए जैसे साइक्लोप्रोपेन यानी कि 1 2 3 कार्बन है, साइक्लिक कंपाउंड है। साइक्लिक कंपाउंड के नाम में आईयूपीएसी नाम से पहले साइक्लो जरूर लगाते हैं। साइक्लोप्रोपेन 4 के लिए साइक्लोब्यूटेन, 5 के लिए साइक्लोपेंटेन और 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। वैलेंसी पूरी करने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इस प्रकार से कार्बन की वैलेंसी सभी में 4 दिखाई गई है। साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन, साइक्लोहेक्सेन में 6 कार्बन होते हैं। बताइए जरा इतनी बात समझ में आई? आगे देखिए, आगे चलते हैं। विषम चक्रीय यौगिक। क्या जी? विषम चक्रीय यौगिक। हाँ, विषम चक्रीय यौगिक नाम से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाले ये यौगिक होते हैं। विषम चक्रीय, अभी बहन जी ने बताया, आयुषी ने, कि कार्बन परमाणु की चक्रीय श्रृंखला में अगर किसी एक कार्बन के स्थान पर अन्य कोई परमाणु जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, नाइट्रोजन आ जाता है तो वे विषम चक्रीय परमाणु या यौगिक हो जाते हैं। समझ में आ गई क्या बात? अब देखिए आप लोग, इस प्रकार के कार्बन परमाणुओं में या परमाणुओं के यौगिकों में सवृत श्रृंखला में कार्बन परमाणु के साथ अन्य परमाणु भी होते हैं। उदाहरणार्थ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, टेट्राहाइड्रोथायोपीन, पायरोलिडीन आदि। तो क्या हैं ये सारे के सारे भाई? ये विषम चक्रीय यौगिक हैं। देखिए कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, तो कार्बन तो हट गया, चक्रीय यौगिकों में से कार्बन तो हट गया, इसलिए इसको क्या कह दिया? यहाँ देखिए कार्बन 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 कार्बन, सल्फर आ गया, कार्बन कार्बन में कार्बन की जगह से सल्फर हट गया, क्या बन गया? टेट्राहाइड्रोथायोपीन। क्या बन गया? क्रियात्मक समूह के आधार पर। किसके आधार पर? क्रियात्मक समूह के आधार पर। देखो यहाँ क्रियात्मक समूह के आधार पर इसे क्या कहेंगे? कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। क्या? कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक। प्रक्रियात्मक बोल लेंगे हम इसको, समूह कहलाता है। ठीक है जी, सुन लो बात को ध्यान से। क्रियात्मक समूह के आधार पर मतलब कोई परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो कार्बनिक यौगिकों को एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है।
क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों के अणु में एक अन्य मूलक भी होता है। क्या? क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त अकार्बनिक यौगिकों, क्या सुनिए दोबारा से, क्रियात्मक समूह के अतिरिक्त कार्बनिक यौगिकों के अणु में एक अन्य मूलक भी होता है जिसे हम एल्किल मूलक कहते हैं। मतलब क्रियात्मक समूह के अलावा एक मूलक होता है। हाँ, एक मूलक होता है जिसे हम एल्किल मूलक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एल्किल मूलक। एल्किल मूलक के नाम से। एल्किल मूलक को R से रिप्रेजेंट करते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। किसका? एल्किल मूलक का, जहाँ N कार्बन परमाणुओं की संख्या है। N क्या है भाई? कार्बन परमाणुओं की संख्या। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकालने के बाद, क्या जी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन के अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने के बाद, एक हाइड्रोजन परमाणु निकलने के बाद जो भाग शेष रह जाता है, क्या जी? जो भाग शेष रह जाता है उसे हम एल्किल मूलक कहते हैं। एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसको बोलते हैं? एल्केन को। एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो बचेगा उसे कहेंगे एल्किल मूलक या समूह। उदाहरण मेथेन, एथेन तथा प्रोपेन में से क्रम से मैथिल, मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो मैथिल बन जाएगा। एथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो एथिल बन जाएगा। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो प्रोपिल बन जाएगा। एल्किल मूलक प्राप्त होते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक बराबर, कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो कार्बनिक भाग होता है और एक क्रियात्मक समूह होता है। और जो कार्बनिक भाग होता है इसको कहते हैं एल्किल मूलक। क्या कहते हैं? एल्किल मूलक। हाँ, अब देखिए, कार्बनिक भाग को हाइड्रोकार्बन मूलक या एल्किल मूलक भी कहते हैं। आगे वही बात, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक भाग को एल्किल मूलक भी कहते हैं। कार्बनिक यौगिक का यह भाग जनक हाइड्रोकार्बन से आता है। किससे आता है? हाँ, जनक हाइड्रोकार्बन से आता है, जिस मूलक के कारण कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है। क्या? जिस मूलक के कारण कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की पहचान होती है उसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रियात्मक समूह। समझ में आ गई बात? उदाहरणार्थ में देखो, यहाँ आर है प्रथम भाग। कोई भी यौगिक होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो RX के रूप में होता है। तो जो R होता है ये प्रथम भाग है, X जो है ये द्वितीय भाग है। प्रथम भाग को हम हाइड्रोकार्बन मूलक या एल्किल समूह कहते हैं, द्वितीय भाग को हम क्रियात्मक समूह कहते हैं। समझ में आ गई बात? आगे चलिए, CH3OH इसका नाम है मैथिल एल्कोहल। CH3OH का नाम क्या है? मैथिल एल्कोहल। के अणु में CH3 जो है ये प्रथम भाग है। क्या है ये? प्रथम भाग। तो इसको हम क्या कहेंगे? एल्किल समूह। तो हमने CH3 को कह दिया हाइड्रोकार्बन मूलक या एल्किल समूह। और जो OH है इसमें OH ये क्या है? OH एल्कोहल है जो होता है, ये OH पहचान कराता है एल्कोहल की। तो इसको OH को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। बताइए समझ में आई क्या? आगे चलिए, आप लोग इसको तोड़िए, ओपन करिए इसको CH3 को, CHHH CH3 सिंगल बॉन्ड OH को ये दिखा दिया OH बन गया क्या? CH3OH। पहला भाग क्या है? मैथिल मूलक। और दूसरा भाग क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह। तो हाइड्रोक्सिल समूह क्या है? क्रियात्मक समूह। और जो मेथिल मूलक है ये क्या है? एल्किल समूह यानी कि हाइड्रोकार्बन मूलक। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर इतनी बात समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए, इसको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी बार बार पढ़ाएंगे, बार बार समझाएंगे, बार बार तुम्हें याद करवाएंगे। ये आगे का कार्य आप लोगों का है। मन आए करिए, नहीं मन आता मत करिए। पेपर आपने देने हैं, मैंने नहीं देने हैं पेपर, ठीक है ना? एग्जाम में आप लोग बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। इसलिए तैयारी करना आपका धर्म है, कराना मेरा धर्म है। देखिए यहाँ क्रियात्मक समूह पर
यौगिक के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। क्या जी? क्रियात्मक समूह के ऊपर। ये जो क्रियात्मक समूह आप पढ़ा है अभी आपने, ये CH3OH में OH जो पढ़ा है ये है क्रियात्मक समूह। तो आप कह रहे हैं कि क्रियात्मक समूह पर यौगिक के रासायनिक गुण डिपेंड करते हैं, अर्थात जिन कार्बनिक यौगिकों का क्रियात्मक समूह समान होता है ना, उनके रासायनिक गुण भी सबके एक जैसे होते हैं। हाँ, अगर 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक तुम्हें प्राप्त हुए हैं जिनमें OH आ रहा हो, यानी कि क्रियात्मक समूह एक ही हो, एक ही जैसा हो, OH आ रहा तीनों में, तो क्या है मतलब? तो तीनों के रासायनिक गुण समान होंगे, तीनों एक जैसी रासायनिक अभिक्रियाएं देंगे भाई। आगे चलिए, उदाहरण में देखिए क्या है। CH3Cl तथा C2H5Cl एल्किल हैलाइड समूह Cl है। ये दोनों एल्किल हैलाइड हैं, ठीक है ना। इनमें हैलाइड समूह Cl आ रहा है, तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? एक जैसे होंगे। कैसे होंगे? एक जैसे। अब आप लोगों को मैं कुछ बता रहा हूँ टेबल के माध्यम से, ये टेबल अच्छे तरीके से समझनी है और इसका अभ्यास करना है, याद भी करनी है, ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर डिपेंड चलेगी UPSC आपकी, जितनी भी आगे चलेगी, इनको याद करना है। थोड़ा थोड़ा काम कराएंगे रोज डेली, तो थोड़ा थोड़ा ही आपने याद करना है, क्योंकि ज्यादा कराएंगे समझ नहीं आने का। देखो, सबसे पहले हाइड्रो, ये आप कार्बनिक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्रियात्मक समूह के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए, क्रम संख्या नंबर 1 पर आता है कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी या वर्ग, ये क्रियात्मक समूह। ये उदाहरण देखिए, हाइड्रोकार्बन या संतृप्त एल्केन या असंतृप्त द्विबंध युक्त एल्कीन या त्रिबंध युक्त एल्काइन। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? संतृप्त एल्केन की बात करते हैं हम। संतृप्त एल्केन की बात करेंगे। देखिए, इस संतृप्त का मतलब सिंगल बॉन्ड। ऐसे कार्बन की श्रृंखला जिनमें केवल क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। तो ऐसे क्या हो सकते हैं? मेथेन भी हो सकता है, एथेन भी हो सकता है और प्रोपेन भी हो सकता है। ये इसके उदाहरण है। बात करते हैं द्विबंध युक्त एल्कीन की। द्विबंध युक्त मतलब जिनमें डबल बॉन्ड आए, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? एथिलीन, यानी कि CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं त्रिबंध युक्त एल्काइन की। किसकी? त्रिबंध युक्त एल्काइन की। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, त्रिबंध आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या है? त्रिबंध युक्त एल्काइन है, इसको हम कह देते हैं एसिटिलीन। क्या कह देते हैं भाई? एसिटिलीन कह देते हैं। बताइए जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? इसके बाद आगे चलते हैं। याद करना है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसके उदाहरण में मेथेन, एथेन, प्रोपेन हो सकते हैं, ऐसे याद करना है। अब देखिए, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड में क्रियात्मक समूह X आएगा। क्या आएगा? X से आपको पता चलेगा कि ये एल्किल हैलाइड हैं। अगर X आ गया क्रियात्मक समूह के रूप में, तो X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी आ सकता है। अगर क्लोरीन आता है तो क्या करेंगे बताओ? अगर क्लोरीन आता है तो क्लोराइड करेंगे, अगर Br आता है तो ब्रोमाइड करेंगे, और I आता है तो आयोडाइड करेंगे। तो इसके उदाहरण कौन कौन हो सके? मेथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब देखिए बेटे, एल्कोहल। एल्कोहल में हम क्या करते हैं? एल्कोहल OH आता है। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह OH यूज होता है। तो इसके लिए हम जब OH आ जाएगा तो इधर तो कार्बन की संख्या के आधार पे हम लोग नाम देंगे, मेथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, क्या है। तो हम देखेंगे कि OH आ रहा है, इसका मतलब एल्कोहल है, क्रियात्मक समूह एल्कोहल है। तो इसका उदाहरण कौन कौन हो सके? मेथिल एल्कोहल हो सकता है, एथिल एल्कोहल हो सकता है, ठीक है, प्रोपिल एल्कोहल हो सकता है, ब्यूटिल एल्कोहल हो सकता है, पेंटिल एल्कोहल हो सकता है, हेक्सिल एल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कार्बन की संख्या के आधार पर। आगे चलिए, ईथर। ईथर का लिए हमें कैसे पहचान करेंगे? ईथर की पहचान करने के लिए हम लोगों को देखना होगा कि ईथर ग्रुप इसके अंदर आ रहा है या नहीं। जब एक ऑक्सीजन दोनों तरफ एल्किल ग्रुप से घिरा हुआ होता है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, तो वो ईथर बन जाता है।
क्या ROR डैश कह दीजिए, समझ गए भाई। जब एक ऑक्सीजन दो एल्किल ग्रुप से घिरा हुआ हो सिंगल बॉन्ड के द्वारा तो वो ईथर होगा। क्लियर होगी बात। उदाहरण क्या आएगा, डाइमेथिल ईथर भी हो सकता है। अगर ये भी मैथिल तो डाइमेथिल ईथर। अगर ये दोनों, ये भी एथिल ये भी एथिल तो डाई एथिल ईथर, ठीक है ना। और अगर इधर एथिल और इधर मैथिल तो फिर एथिल मैथिल ईथर। आगे समझ में। ये तो हम जब पढ़ेंगे इन टॉपिकों को तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी तो केवल हम टेबल पढ़ रहे हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई है क्या। आगे चलते हैं हम एल्डिहाइड पर। ये श्रेणी है हमारी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्रियात्मक समूह CHO यूज करेंगे। क्या, CHO। तो हम क्या करेंगे, RCHO। R क्या है, एल्किल मूलक, और CHO क्या है, क्रियात्मक समूह। तो CHO RCHO, अगर R की जगह H लगा दिया तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर CH3 लगा दिया तो एसिटाल्डिहाइड। देखिए H लगा दिया HCHO तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 CHO तो एसिटाल्डिहाइड। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में क्या आएगा, ये देखो गलत किया हुआ है यहाँ। कीटोन में केवल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर CH3 और यहाँ पर भी CH3 लगा दिया जाए तो CH3 CO CH3 मतलब एसीटोन बन जाएगा। हाँ, और अगर एक तरफ R और एक तरफ OH लगा दिया जाए, भाई यहाँ R यहाँ H, RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या लगा दिया OH, तो RC डबल OH हो गया। RC डबल OH का मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लिए हम C डबल बॉन्ड O और OH को ध्यान करते हैं, यानी कि C डबल OH जहां आ जाएगा वह कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएंगे। अब इसके अंदर उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एसिटिक अम्ल CH3COOH, एक फार्मिक अम्ल HCOOH, ये हो सकते हैं दो, ठीक है। और भी हो सकते हैं बहुत, ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो जनरल हैं जो आपको याद करने हैं। तो ये टेबल आप लोगों ने याद करनी है, ठीक है। किसके लिए क्या करते हैं, कल को मैं आप लोगों से पूछूंगा कि CH3 किसके लिए यूज किया जाता है, आप कहेंगे मैथिल के लिए यूज किया जाता है। मैं पूछूंगा CH3 क्या होता है, आप कहेंगे एल्किल ग्रुप होता है या एल्किल मूलक होता है। हम कहेंगे कि X क्या होता है, आप कहेंगे कि X का मतलब जो है जी Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, I भी हो सकता है। ये क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। CHO क्या होता है, आप कहेंगे एल्डिहाइड होता है। COOH क्या होता है, आप कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो ये याद करके लाना है, ये काम बहुत। हाँ जी, ये कार्य आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा ही हुआ है, लेकिन जब आप इसको याद करने लगोगे तो आपको फुर्सत नहीं मिलने की, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। आपकी वीडियो का समय पूरा होने जा रहा है। सभी भैया बहन अपने कार्य को ईमानदारी से निभाएंगे, निष्ठा से कार्य को करेंगे और अपना सुंदर सुंदर नोट्स बनाएंगे। धन्यवाद।